शहर माहित को कहती है चले। माहित एकदम गौर से शहर को देखता है और कहता है आपने तो इसकी इतनी तारीफ की इस मक्खन वाले की जैसे पूरे लखनऊ में इसके पर्चे लहराएंगे, और अब आपने एक चम्मच भी नहीं खाया और आप कह रही है चलिए। वो कहती है आप बातें ही इतनी करते हैं कि हम खाना ही भूल गए, और वो खा रही होती है और माहित उसे गौर से देख रहा होता है। वो फटाफट फटाफट खा रही होती है और खाते खाते वो एक और देख रही होती है। माहित उस और देखता है तो वो एक पिज़्ज़ा स्टॉल होता है। माहित भी उस और देखता है और फिर शहर को कहता है आपको और भी कुछ खाना है। वो कहती है नहीं। वो कहता है आप पिज़्ज़ा के स्टॉल के यहाँ देख रही है। तभी वो कहती है कि हमने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया। वो कहते हैं क्या आपने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया? वो कहती है मतलब खाया है लेकिन इतना स्वाद नहीं था। माहित उसे कहता है कि अगर पिज़्ज़ा ही खाना था तो आप यहाँ पे क्यों आई? वो कहती है जो हमारे दिमाग में पहले आया वो हमने बोल दिया। माहित कहता है बोल दिया मतलब? वो कहती है असल में हमें आपके साथ वक्त गुजारना था, जो दिमाग में पहले आया हमने बोल दिया। माहित उसे देख रहा होता है। तभी शहर माहित को देखती है और मन में बोलती है अल्लाह हमने क्या बोल दिया, माफ़ कीजिएगा हमने झूठ बोला। यहाँ पे माहित शहर को पूछता है कि आपको हमारे साथ वक्त गुजारना था? वो मुंडी हिला के हाँ बोलती है। तभी वो कहता है हमारे साथ? वो मुंडी हिलाती है और बोलती है जी। वो कहता है आपको कुछ एहसास है आपका बर्ताव कुछ और ही कह रहा है? नहीं, हमें लगा कि आप हमें कब से टाल रही है। वो कहती है वो असल में मोहल्ले के आसपास बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, 6 आंखें हमें देखती है तो इसीलिए। माहित उसे देख रहा होता है। वो कहता है बात को चक्की की तरह मत घुमाइए। वो करती है। तभी माहित कहता है हम कब से आपको देख रहे हैं, आप कुछ परेशान लग रही है। इतना तो हम जान चुके हैं कि आपको मक्खन मलाई खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कब से आप यहाँ वहाँ देख रही है, किसी को ढूंढ रही है, ऐसा हमें लगता है। बात क्या है? हम मदद कर सकते हैं, हम पे भरोसा कर सकती हो। वो मन में कहती है हम इन्हें क्या बताएं, इन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। अम्मी तो कहती है सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये अलग क्यों लग रहा है हमें। वैसे इस वक्त हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारी अम्मी की जान दाव पे लगी हुई है, हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। दूसरी तरफ कौसर यहाँ वहाँ देख रही होती है। वो हताश हो जाती है और आखिरकार बैठ जाती है और वो कहती है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो मेरी बेटी की आंसू पोंछ सके। दूसरी तरफ शहर बहुत ही उदास हो जाती है और वो बैठती है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। ये देख के माहित भी परेशान हो जाता है और वो उसके बाजू में आके बैठ जाता है और वो कहता है आप रो रही है? वो कहती है हाँ। वो कहता है नहीं, आपके आंखों से आंसू, और वो एकदम से पोंछने लगती है आंसू। वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं, वो शायद कुछ चला गया आँख में। वो उठती है। वैसे माहित भी उठता है और माहित उसे कहता है यहाँ पे देखिए। वो कहती है क्या? वो कहता है यहाँ पे देखिए, और वो उसके नज़दीक फूंक मारने जाता है आंखों में। वो एकदम से पीछे होती है तो वो कहता है फूंक मार के हम निकालते हैं, और वो उसे देखती है और फिर माहित फूंक मारता है। वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर शहर कहती है निकल गया, शुक्रिया, और माहित उसे देखता है। फिर वो कहती है हम निकलते हैं, अब्बू हमारी राह देख रहे होंगे, इसलिए वो चली जाती है और माहित उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सुल्ताना को पूछते हैं आप इतना सब कुछ जानती थी फिर भी आपने हमसे छुपाया, इसलिए ना कि आप आईवीएफ थ्रू अपना बच्चा चाहती थी? वो कहती है हाँ, हम अपनी गोद में अपना बच्चा चाहते थे लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा अब अमाल ही हमारे लिए सब कुछ है, हम उसे हमसे दूर नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि कौसर को ये बताना होगा। सुल्ताना कहते नहीं, कौसर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहते ऐसे कैसे, हम उनसे नज़रें मिला नहीं सकते अगर हमने ये बात छुपाई तो। यहाँ पे सुल्ताना कहती है इसीलिए तो हम उसे हमारे घर में आने से इनकार कर देंगे, और वो मानते नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब भी हताश होकर नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि अमाल से वो भी तो प्यार करते हैं और उससे दूर कैसे हो सकते हैं। सुल्ताना कहती है कि वो अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकती, तो ये अमाल को क्या संभालने की। हम उसे अच्छी बेहतर लाइफ दे सकते हैं, वो नहीं। दूसरी तरफ घर पे माहित चल रहा होता है, उतने में किसी की आवाज़ आती है अरे कोई फारूक डेकोरेटर को तो फ़ोन करे, वो अच्छी बेहतर डेकोरेशन कर सकता है, हम नहीं। और यहाँ पे माहित यहाँ वहाँ देख रहा होता है, सजावट चल रही होती है, उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। उतने में उसे एक आदमी मिलता है। वो माहित को कहता है सलाम वालेकुम। तभी माहित भी कहता है वालेकुम सलाम। वो आगे कहता है आदमी कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी भी हो जाए, आपकी हो रही है, मुबारक हो मुबारक हो, और वहाँ से चला जाता है। ये माहित को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। उतने में ताहिर फ़ोन पे बात करते करते चल रहा होता है कि दादा हुजूर ने एन टाइम पे बताया, इसलिए अब घर जा जाके न्योते बातने होंगे। और वो माहित से टकराता है और कहता है क्या माहित मियाँ, आप सारे काम का सेहरा हम पे डाल के आप खुद कहाँ खोए हुए हैं, बताइए कहीं आप शहर में तो गुम नहीं है। माहित कहते हैं आपकी यही वाहियात बातें हमें पुरानी कैसेट की याद दिलाती है। एक बार शहर पे अटक जाती है तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। बताइए किस नाम पे दावत बांटे जा रहे हैं।
वो कहता है कुर्बान जाए आपके भोलेपन पे माहिद मियाँ, आप ऐसा पूछ रहे जैसे आपको पता ही नहीं है। और वो वहाँ से चला जा रहा होता है। माहिद उसे पुकारता भी है ताहिर, लेकिन वो कहता है हमें बहुत काम है मियाँ, और वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे अंदर जब माहिद आते हैं तभी यहाँ पे ढोल बजा रहा होता है। वो दादा हुजूर को पूछता है, दादा हुजूर ये कौन ढोल बजा रहा है? तभी दादा हुजूर कहते हैं अरे ये जश्न शुरू हो गया है। वो देखता है, वो दादा हुजूर कहते हैं वो जो ढोलक बजा रहे हैं ना वो आपको बख्शने वाले नहीं ना आई हुई है। तभी माहिद कहता है हुस्ना, एकदम खुश हो जाता है वो, फूफी जान। वो कहता है दादा हुजूर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? दादा हुजूर कहते हैं आप यहाँ रहते कहाँ हैं जो हम आपको बताएं? दादा हुजूर कहते हैं वैसे आप उनसे बच के रहिएगा, बड़े गुस्से में है वो। दादा हुजूर और माहिद उस तरफ आते हैं। तभी यहाँ पे फूफी जान नाच रही होती है और दादा हुजूर और माहिद चुपके से दरवाजे के यहाँ पे खड़े रह के देख रहे होते हैं। फिर फूफी जान का चेहरा दिखा देते हैं और वो बहुत खुशी खुशी नाच रहे होते हैं। तभी माहिद दादा हुजूर को कहता है दादा हुजूर आपने तो कहा बड़े गुस्से में, ये तो नाच रही है, खुश है। दादा हुजूर कहते हैं बेटा तुम उसके मुस्कुराहट पे मत जाना, वो जितना खुश है उतनी ही नाराज़ होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे नाजिमा अपनी अम्मी से कह रही होती है हमारे हाथ में मेहंदी लगने वाली किसी और के हाथ में लग रही है, ये हर एक ढोलक की थाप हमारे दिल पे लग रही है। उसकी अम्मी कहती है ओफो, एक बार उस लड़की को हमारे घर में आने दीजिए, हमारी मेहमान नवाजी देखिए, हमारा जलवा नहीं, एक बार ये हुस्न आपा हमारे साथ हो जाने दीजिए, फिर दुल्हन की सैर 4 दिन भी हमारे साथ नहीं रह सकती। वो बुआ सा नाजिमा को उठाती है और उसके साथ नाचने लगती है और वो बुआ सा देखती है कि माहिद देख रहा है और वो उसकी तरफ देखती है और फिर वो आगे बढ़ती है बाहर आने के लिए। यहाँ पे माहिद भी उसे देखता है और उसके पीछे पीछे आता है और कहता है फूफी जान। वो कहती है खबरदार अगर हमें फूफी जान कहा तो। वो कहता है कि आप हमसे नाराज़ क्यों हैं? इतना क्या बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि आप हमसे नाराज़ हैं? और कहती है वाह तुम्हें पता ही नहीं है हम क्यों आपसे नाराज़ है। और फिर दादा हुजूर के पास वो माई देखता है। बुआ कहती है मौत या मैयत की बात हो तो तुरंत हमें टेलीफोन कर देते हैं, हम क्या सिर्फ रोने के लिए क्या? और खुशियाँ आप सब खुद ही मना रहे हैं। ये सिला दिया आपने हमारी मोहब्बत का, लोरिया सुना के सुलाया आपको, नहलाया धुलाया खाना खिलाया, हमारे बच्चे से बढ़ के माना और हमें ही भूल गए। अरे तुम्हारी अम्मी तो छोड़ के चली गई थी, संभाला हमने और तुम हमें ही भूल गए। दादा हुजूर कहते हैं हुस्ना तुम ये कहाँ पुरानी बातों का पुरिंदा लेके बैठ गई खुशी के मौके पे, तुम जानती हो ना ऐसे बातों से माहिद मियाँ को कितनी तकलीफ होती है। हुस्ना कहती है हमारी तकलीफ उसका क्या अब्बू, हमारी जब जरूरत थी तब 5 साल तक मियाँ के घर से हमें यहाँ पे लेके आए और जब जरूरत खत्म हो गई तो अहमियत भी खत्म हो गई। हमने आज इसकी अम्मी की बात इसलिए निकाली क्योंकि इसे पता हो कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है, हमें कोई ना बताए तो बेहतर होगा। उस हादसे के बाद इस बच्चे पे क्या बीती थी, हम उस हर लम्हे के गवाह थे। जब तू रोता था ना तब हमारे सीने में दर्द उठता था और हमें ही भूल गए। वो कहता है नहीं फूफी जान और उसके पैरों में बैठता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अब तक नहीं पता आप किस बात से इतनी खफा है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। यकीन कीजिए हम जाने अनजाने में आपको कभी दुख नहीं पहुँचा सकते। वो कहती है चल झूठे, कल तेरी मेहंदी है और परसों निकाह। वो उठता और कहता है कल हमारी क्या दादा हुजूर, कल हमारी मेहंदी है? और वो दादा हुजूर की तरफ देखता है और दादा हुजूर अब क्या बोले, उसे भी तो उन्होंने बताया नहीं है। वो उसकी तरफ देखते हैं और खांसते हैं और फिर ये दोनों नाजिमा और उसकी अम्मी ये सब कुछ तमाशा देख रहे होते हैं। फिर माहिद कहता है दादा हुजूर कल मेहंदी। यहाँ पे माहिद एकदम से सोचने लगता है, उसे शहर का वो रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है और एकदम चौंक जाता है। तभी दादा हुजूर कहते हैं अब क्या सोच रहे हैं, पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। और ये माहिद दादा हुजूर को देखता है। दादा हुजूर कहते हैं हमने पूरे शहर में दावतनामे बंटवा दिए हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। माहिद मन में कहता है कि आपने तो दावतनामे बंटवा दिए हैं दादा हुजूर, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि शहर हमसे कुछ छुपा रही है? क्या वो ये निकाह नहीं चाहती? क्या इसलिए वो परेशान थी? दूसरी तरफ कौसर यही सोच रही होती है कि यहाँ से निकले कैसे। उतने में उसे आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है, यानी कि परवेज़ी। वो अपने पैर देखती है क्योंकि उसने तो वो छुड़ा लिए है, लेकिन परवेज़ को दिखाना नहीं इसलिए वो फोल्ड कर लेती है। यहाँ पे परवेज़ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और टॉर्च से देख रहा होता है कहाँ है आप, अपना मुंह तो दिखाइए। और फिर वो एक तरफ देखता है तो उसे कौसर दिखाई देती है। वो वहाँ पे कुर्सी लेके बैठता है और वो उसके लिए जूस लेके आता है। वो कहता है मुंह मीठा करना, तुम्हारी बेटी का निकाह तय हो गया है। वो पीती नहीं है, वो उसे गुस्से से देखती है। वो कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, इस लायक ही नहीं हो। वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि 2 दिन तक अगर तुमने कुछ खाया पिया नहीं तो मरोगी नहीं, तुम वैसे भी हमारे प्यार के काबिल नहीं हो। और फिर वो उसका मुंह भी बांधता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे कौसर कहती है मेरी बच्ची को बचाई अल्लाह। दूसरी तरफ यहाँ पे सहर दरवाजे की घंटी बजाती है
और उतने में उसे आवाज़ आती है शहर, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो डॉक्टर साहब। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप यहाँ पे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो रिजवान ने जो कुछ भी किया है उसमें हमारी गलती नहीं है, बस ये कहने आए थे हम। उतने में असद दरवाज़ा खोलता है और कहता है अप्पी आप आ गई। यहाँ पे शहर असद को देखती है और कहती है हाँ। वो कहता है कि चलिए ना अंदर आइए ना। उतने में परवेज़ की आवाज़ आती है असद कौन है, और वो दरवाजे की ओर आ रहे होते हैं। शहर वो देखती है और मन में सोचती है कि अगर अब्बू ने डॉक्टर साहब को देखा तो उन्होंने डॉक्टर साहब को एयरपोर्ट पे देखा था तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। फिर वो डॉक्टर साहब को कहती है आप यहाँ से जाइए, हम अच्छे हैं, हम के साथ आपके यहाँ पे बाद में आ जाएंगे, आप जाइए यहाँ से जाइए। वो कहते हैं कि अगर तुम अंदर गई तो परवेज़ तुम्हें तकलीफ देगा। वो कहती है हम ठीक है, आप जाइए यहाँ से। उतने में वो देखती है कि परवेज़ अंदर से बाहर आ रहा होता है, इसलिए वो कहती है आप जाइए यहाँ से, हमने कहा ना आप जाइए। और फिर वो तुरंत अंदर आती है, दरवाज़ा लगा लेती है ताकि परवेज़ बाहर ना आए और डॉक्टर साहब को ना देखे। यहाँ पे परवेज़ शहर को पूछता है क्या सुबह का भूला रात को घर आ गया? अरे वाह, ढूंढ ले अपनी अम्मी को, मिल गई? वो कहती है नहीं, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। वो कहता है अच्छा, कल तुम्हारी मेहंदी है और परसों निकाह, फिर आना अपने मियाँ के साथ अपनी अम्मी से मिलने अपने मायके। शहर अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा लगा रही होती है। उतने में परवेज़ वो दरवाज़ा पकड़ता है और कहता है कि हम तुम्हारे लिए बहुत महंगे महंगे शरारे गरारे लाए, वो साइज़ वो देख लेना और बता देना, ठीक है? और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे शहर देखती है, फिर दरवाज़ा लगाती है और वो रोने बैठ जाती है। उसको अपनी अम्मी की याद आती है और गाना ये शहर होने को है का टाइटल ट्रैक चलता है और यहाँ पे शहर अपनी अम्मी को लेके परेशान होती है, उसकी यादों में खोई होती है। और दूसरी तरफ कौसर भी वहाँ पे बैठ के अपनी शहर के बारे में ही सोच रही होती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होते हैं और दोनों ही रो रहे होते हैं। अगले दिन सुबह यहाँ पे परवेज़ सबको कह रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये सजावट ऐसी करना, लाइट की माला है ऐसे डालना, वो अंदर सजावट करना, ये फूल सही नहीं है। उतने में माहिद वहाँ पे आता है और माहिद ये बातें सुन रहा होता है। ये परवेज़ कह रहे होते हैं कि हम भले ही इतने अमीर नहीं हो लेकिन हमारा रिश्ता मौलाना साहब से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे माहिद आ जाता है और परवेज़ देख लेता है। फिर परवेज़ माहिद के पास आता है और कहता है आप यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? वो कहता है हाँ, दादा हुजूर ने ये शादी के लिए कार्ड भेजा है, वही देने के लिए आए थे। मेहंदी और निकाह के लिए ये जगह तय की है, खर्चों की आप फिक्र मत कीजिए, वो दादा हुजूर के जानने वाले हैं, लोग ज़्यादा होंगे तो दादा हुजूर को लगा ये जगह सही रहेगी। परवेज़ वो कार्ड देख रहे होते हैं और माहिद हाँ वहाँ देख रहा होता है। परवेज़ कहते हैं ठीक है, अब मौलाना साहब ने ये तय किया है, बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे तो कोई बात नहीं। और माहिद यहाँ वहाँ देख रहा होता है। परवेज़ कहते हैं हम इस शादी को यादगार बनाएंगे। फिर वो माहिद को देखते हैं और कहते हैं कि कोई और बात है? माहिद वहीं पे खड़ा होता है। फिर वो कहता है हाँ, वो शहर से हमें बात करनी है। परवेज़ माहिद को देखने लगता है और फिर उसे मौलाना साहब की बात याद आती है कि माहिद को पता नहीं चलना चाहिए कि शहर की उम्र 16 साल है। यहाँ पे परवेज़ सोचते हैं कि ये माहिद को शहर से क्यों नहीं, उस लड़के ने मुंह खोल दिया तो। परवेज़ कहते हैं माफ़ करना माहिद मियाँ, लेकिन वो शहर से नहीं मिल पाएंगे। माहिद पूछता है क्यों? परवेज़ हंसते और कहते हैं इतने उतावले क्यों हो रहे हो आप, इतने बेसब्री अच्छी नहीं होती, एक दिन की तो बात है, फिर आपका निकाह हो जाएगा, फिर दुल्हन से जितनी मर्जी चाहे बात कर लीजिए, जितनी देर तक उसे देखना है देखिए। माहिद तुरंत कहता है नहीं, हमें दरअसल जो बात करनी है वो निकाह से पहले करनी है, बात करना ज़रूरी है, तो बेहतर होगा आप उन्हें अभी यहाँ पे बुला लीजिए। परवेज़ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, आपकी बात को तो टाल नहीं सकते। और फिर वो अंदर चले जाते हैं शहर को बुलाने के लिए और यहाँ पे माहिद अकेले होते हैं। इतने में शहर अपना हुलिया बदल के वहाँ पे आती है और देखती है तो ये माहिद यहाँ पे, वो उसे देखती है और चौंक जाती है कि ये यहाँ पे, छुप जाती है और कहती है या अल्लाह, ये नमूने खुराफत यहाँ क्या कर रहे हैं? और माहिद यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे होते हैं। फिर शहर बाहर आती है और चल रही होती है। उतने में माहिद भी उसे देख लेता है कि ये कौन बुजुर्ग है जो यहाँ से जा रहा है। उतने में शहर को किसी बच्चे का धक्का लगता है और उसके हाथ में जो फाइल होती है उसके कागज़ नीचे गिर जाते हैं और फिर माहिद उसे देखता है और ये शहर चुप चुप के माहिद को देखती है कि वो देख तो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं सकती वरना वो पहचान जाएगा, इसलिए वो अपना मुँह दूसरी तरफ करती है।